बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। आज का हमारा ये खुसूसी प्रोग्राम हम रिकॉर्ड कर रहे हैं जामिया पंजाब के लॉ कॉलेज में, और इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे बलूचिस्तान के इशूज़ को। बलूचिस्तान जो रकबे के एतबार से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, जो वसाइल से माला माल है, लेकिन वसाइल के साथ साथ मसाइल से भी घिरा हुआ सूबा है, उसके इशूज़ को हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और उनके सोल्यूशन को भी इस प्रोग्राम के अंदर एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मुल्क जो इस वक्त शदीद बहरानों का शिकार है, मुल्क में गवर्नमेंट्स जो है वो चारों सूबों में और वफाक में आ चुकी है, लेकिन बावजूद इसके पब्लिक का ट्रस्ट ना तो हमें वफाक में नज़र आ रहा है, ना सूबाई हुकूमतों में नज़र आ रहा है। सिमिलरली कहीं से डिलीवरेंस नज़र नहीं आ रही। अवाम हर आए रोज़ अवाम की मुश्किलात में इजाफा होता चला जा रहा है। तो इन इशूज़ को भी हम प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे। और आज हमारे साथ जामिया पंजाब के लॉ कॉलेज के भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। और हमारे आज के प्रोग्राम में जो मेहमान हैं हमारे किसी तारुफ के मोहताज नहीं, साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब गौस बख्श बारोज़ई साहब। नवाब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, बड़ी मेहरबानी आपकी। कैसे मिजाज हैं? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। नवाब साहब, मेरे ख्याल है पंजाब यूनिवर्सिटी तो काफ़ी देर के बाद आना हुआ है आपका। जी हाँ, 2013 और उसके बाद 15 में मैं यहाँ पे आया हूँ जी। उसके बाद फिर इस तरफ आना नहीं हुआ जी। बिल्कुल ठीक। अच्छा नवाब साहब, आगाज़ हम पहले सेगमेंट में बलूचिस्तान के इशूज़ से करते हैं। एक तो बलूचिस्तान के अंदर एक जो अप्रोच है वो पंजाबी इस्तेमार और पंजाबीज़ को लेके बलूचिस्तान का हर दूसरा जो सियासतदान है वो पंजाबीज़ को टारगेट भी करता है और पंजाबियों से नफ़रत का इजहार भी करता है। मैं ये नहीं कहता कि आम पब्लिक की अप्रोच होगी, अपना फ़ायदा तो देख लिया, लेकिन बाद में उसका रिजल्ट हमने जो हालिया दिनों में देखा, नूशकी इंसिडेंट, फिर गवादर का इंसिडेंट, तो ये जो नैरेटिव अल्टीमेटली पब्लिक में प्रिवेल करता जा रहा है, ये किस तरीके से रुकेगा और कब बलूचिस्तान का सियासतदान इस चीज़ से बाहर आएगा कि मुझे मुल्क की सतह की बात करनी है? आपकी बड़ी मेहरबानी जी। मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप मुझे बलूचिस्तान समझें, क्योंकि बलूचिस्तान सिर्फ बलूचिस्तान नहीं है, उसमें बहुत सी कौमियतें रहती हैं। पश्तून भी, मैं पश्तून हूँ, मैं उतना ही बलूचिस्तानी हूँ जितना कोई बलोच है, ठीक है जी। तो वहाँ का मसला आज से नहीं है, इस ज़माने से, अंग्रेज़ के ज़माने से है। वहाँ पे लोगों को सप्रेस करने के लिए पावर्स का इस्तेमाल हुआ। वहाँ एजुकेशन शुरू से नहीं थी, अब भी उतनी नहीं है। आपको पता है कि वहाँ कोई ऐसे कॉलेजेस, ऐसे कोई स्कूल्स नहीं है कि जिसमें बैठ के हम अपने वो क्या कहते हैं उसको क्राफ्ट करें अपनी यूथ को। सही है अंग्रेज़ी में कि विजडम कम्स फ्रॉम माउंटेन्स एंड पॉलिश्ड इन सिटीज़। तो हमारी बदकिस्मती ये सक्सेसिव गवर्नमेंट्स की नाकामी ये है कि हमने शहर नहीं आबाद किए। रूरल एटीट्यूड अगर आएगा तो काम बनेगा, क्योंकि आजकल रूरल सोसाइटी हर जगह पे आगे है। हमारे बच्चे पहले वहाँ से पढ़ने के लिए पंजाब आते थे, पेशावर जाते थे जो मशहूर थे बहुत ज़्यादा, और कराची में भी, तो वहाँ पे जाके माशाल्लाह वो कम्पीट करते थे। लेकिन वहाँ पे हमारे सियासी लीडर्स जो थे उनकी सबसे बड़ी नाकामी ये हुई, कोई अच्छे इंस्टीट्यूशंस उन्होंने बनाए नहीं, ना ही जो एडमिनिस्ट्रेशन ने ख्याल किया। उन्होंने कहा कि बस ठीक है, लेजीज फेयर, जो चीज़ चल रहा है वो ठीक है, चलने दो और अपना काम निकालो। जो काम निकालने वाली बात थी उसी की वजह से ये ख़राब हो गया मामला। तो फिर नोशकी इंसिडेंट तो क्या, अभी पता नहीं कितने और आएंगे जी जी, क्योंकि अल्लाह ना करे, लेकिन वो क्या कहते हैं उसको, डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन जो है ना, उसने एक मॉन्स्टर बनाया, वो तो खा गया मॉन्स्टर उसको। अब फ्रैंकेनस्टाइन भी बहुत हैं, मॉन्स्टर्स दबा के बना रहे हैं, और वो मॉन्स्टर भी ऐसे बदबख्त हैं कि वो अपने उसको बनाने वाले को खाते भी नहीं, ख़त्म भी नहीं करते। तो ये एक इशू है, बिलो द बेल्ट जाना। इंसान, मैं भी इंसान हूँ, आपको भी इंसान समझता हूँ। मेरा ब्लड अगर ओ पॉजिटिव है तो उसमें पश्तून ओ पॉजिटिव नहीं आएगा, पंजाबी ओ पॉजिटिव नहीं आएगा, बलोच ओ पॉजिटिव नहीं आएगा। हम इंसान हैं, एक दूसरे जैसे हैं हमारी। लेकिन इसका मतलब ये है नवाब साहब कि बलूचिस्तान के सियासतदानों ने ना तो बलूचिस्तान के अवाम की महरूमियों को एड्रेस किया, और उन इश्यूज़ की वजह से अपने आप को लाइमलाइट में भी रखने के लिए गाली पंजाबी लोगों को देते रहे। वो ऐसे आप कह सकते हैं, वो पसमानदगी का रोना रो के अपनी ज़ाती पसमानदगी दूर कर चुके हैं। अवाम उतनी ही पसमानदा है। बिल्कुल। तो अवाम, आम पंजाबी से तो हमारे अवाम जो है बेचारे, उनका क्या झगड़ा है।
आम पंजाबी यहाँ पे मैं लेकिन देखता मसला हूँ, ये वो ना भी कि suppressed है। टारगेट तो आम पंजाबी होता है, नोशकी में आम पंजाबी टारगेट हुआ, मजदूर क्लास टारगेट हुई, गवादर में आम पंजाबी टारगेट हुआ। ये तो देखे ना, इनके पास माचिस की तीली है, वो हर जगह पे तीली देना चाहते हैं कि इग्नाइट हो, फैले ये बदबख्ती जो सारी की सारी। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का रोल बहुत बड़ा बनता है आपके, क्योंकि हमारा भी बड़ा सूबा है और आपका भी बड़ा सूबा है। हम लैंड मास में आधे पाकिस्तान से ये ज़्यादा है, पॉपुलेशन में ज़्यादा। आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इस तरह से तो पॉलिटिकली फेल हो गए। इनको मैंने 2013 में मियाँ साहब से कहा था, जब वो प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे, हमारी मुलाकात हुई, तो मैंने कहा कि ब्रिजेस बनाएं, बहुत कनेक्ट करें। कनेक्शन बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन उसमें कोई लगता भी कुछ नहीं है। हैदर खान, मैं जब भी आता हूँ, सिब्बी से आता हूँ, मोटरवे पर जब आता हूँ तो बड़ा मज़ा आता है। मैंने कहा किसी से, मैं रेवेन्यू मिनिस्टर था इस्लामाबाद से, मुझे कहा गया कि सर आपके लिए टिकट करते हैं, लाहौर जाएंगे तो आपको उसमें जहाज़ में जाएं। मैंने कहा मैं मोटरवे है, गाड़ी में जाऊँगा, यहाँ से एयरपोर्ट जाऊँ, फिर वहाँ एयरपोर्ट पे उतरूँ, वहाँ से निकलूँ, क्यों इतना ख्वारी करते हो? बिल्कुल ठीक। और आई फाउंड इट वाज फैंटास्टिक। तो फिर मैंने कहा इसका मतलब है कि ये मसला सिर्फ बलूचिस्तान के सियासतदानों का नहीं है, ये तो फिर यहाँ के भी लोगों का मसला हुआ। यहाँ पे नो डाउट मुस्लिम लीग नवाज़ ने पंजाब में रूट्स के हवाले से एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, लेकिन कनेक्ट नहीं किया। बीइंग प्राइम मिनिस्टर, वो सिर्फ पंजाब के लोगों को तो सर्व करना पर्पज़ नहीं था, पूरे पाकिस्तान के लोगों के इशूज़ को एड्रेस करना था। तो मैंने ये बात की कराची में एक फोरम पे, उस फोरम पे मुझे ये कहा गया, एक दोस्त थे हमारे, उसने कहा कि नहीं ठीक है ना नवाब साहब, वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करें तो ठीक है। मैंने कहा नहीं जी, उनकी प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी पूरा मुल्क है, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी, मैंने यही कहा, उसका पूरा मुल्क उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। अगर ये मोटरवेज बनती वहाँ तक तो मुझे भी क्रिब नहीं होती, किसी और को भी नहीं होती। जो भी आता गरीब आदमी अगर बस में ट्रेवल करता तो वो बस भी मोटरवे पे आके। लेकिन आपसे मसला ये है ना, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है बड़ा वैलिड है, लेकिन जो लोग इन महरूमियों को समझते हैं, इन इशूज़ को समझते हैं, मतलब बलूचिस्तान में बहुत से सिविल सर्वेंट्स हैं जो बलूचिस्तान से हैं, बलूचिस्तान के सारे पॉलिटिशियंस डेफिनेटली वो बलूचिस्तान से हैं, पब्लिक भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती। हर इलेक्शंस में फिर दोबारा वही चेहरे होते हैं, कभी पीपल्स पार्टी के ज़रिए, कभी नून लीग के ज़रिए, कभी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के ज़रिए। यही तो गम है इस पाकिस्तान का सबसे बड़ा, कि यहाँ पे एक आदमी हर पार्टी में से गुजर के आया होता है। उसको तो मास्टर होना चाहिए कि भाई देखे कि ये पार्टी क्या चाहती है, वो क्या चाहती है, उसमें रह के आ चुका होता है अपने मकसद के लिए, वो कर सकता है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पेंडोमोनियम है पाकिस्तान में, एडमिनिस्ट्रेशन जो चाहती है। मेरे वालिद साहब जब पहले स्पीकर हैं, आपको पता है बलूचिस्तान असेंबली के, 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे, 2 बार स्पीकर रहे वो, तो वो कहते थे सरकारी मुलाजमीन को, वो कहते थे कि जी ये जो है कंटीजेंसी खोर हैं, कंटीजेंसी में पैसे होते हैं जी, तो वो फिर उस ऑफिस का जो बड़ा होता है वो फिर जाली वो बनवा के रसीदे वसीदे कुछ ना कुछ महीने में अपने जो उसकी लिमिट है वो सारी लिमिट खा जाता है। तो बाबा हमेशा कहा करते थे तुम लोग तो कंटीजेंसी खाने के लिए बैठे हो, काम नहीं करोगे। सियासतदान भी कंटीजेंसी ही खाते हैं, सीधी बात है। उनकी और बात है कि उनकी कंटीजेंसी, जिसको जनरल साहब के ज़माने में, एजाज साहब के ज़माने में, वो क्या कहते हैं MPS फंड और MNS फंड करके उनको दे दिया, वो और बेड़ा गर्क कर दिया। उनकी बेड़ा गर्क है मुल्क का इस वक्त। तो अब जब देखें ना, नैरेटिव ये होता है हैदर खान कि खाता है तो लगाता भी है। ऐसा है कि हमारे यहाँ खाते ज़्यादा हैं, लगाते कम है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इनको कानून कर दें ताकि ये आंखें हमारे ऊपर खोल के ना देख सके, हम आंखें ना मिला सके। बिल्कुल। अच्छा आपसे मैं अब मेरा ख्याल है कि पब्लिक की तरफ, स्टूडेंट्स की तरफ जाऊँगा और स्टूडेंट से सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे, फिर दोबारा कुछ और इशूज़ भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट से कुछ सवालात जी। अस्सलाम वालेकुम सर अब्दुल्ला बेग मेरा नाम है, LLB पार्ट 1 का स्टूडेंट हूँ। तो सर मेरा क्वेश्चन आपसे बड़ा जनरल है कि अगर पाकिस्तान में हम पॉलिटिकल क्राइसिस अभी देखें और लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है, तो सर ये कब तक इसी तरह चलता रहेगा? और जब भी नई गवर्नमेंट आएगी आवाम उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, और नॉन डेमोक्रेटिक फैक्टर्स की जो इन्वॉल्वमेंट है, तो सर ये इसी तरह कब तक चलता रहेगा और इसकी जो है वो हल क्या होगा आगे? देखिए आपकी बात बहुत अच्छी है। मैंने अभी जैसे अर्ज़ किया था, ये फेलियर पॉलिटिशियंस का है जो कि सोसाइटी के डॉक्टर्स होते हैं, साइंसदान। अब पॉलिटिकल साइंस ख़त्म हो गई है, पॉलिटिकल आर्ट आ गया है। आर्टिस्ट तो आपको पता है जिस फेस डाल दे उसको भी रोल अपना अदा करते हैं। मैं आगे भी अच्छा नहीं देखता, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ अब भी
बैठ के ताकत की बात नहीं करती, अपनी पॉलिटिकल इंसाइट नहीं है। और यहाँ मुल्क में जो है माइट चलती है, माइट तो पता, माइट इज़ राइट वाली बात है। पॉलिटिशियंस भी इसी तरफ चले गए हैं। मैं हमेशा टाइम एंड अगेन ऐसी बात करता रहा हूँ। जब भी हुए मैंने इंतखाबात के बारे में कहा, 2013 के बाद कॉलम लिखा कि यहाँ पे इंतखाबी इस्लाहात होनी चाहिए कि इंतखाबात कैसे हों कि उनको एक्सेप्टेबिलिटी आ जाए कि भाई हाँ ठीक है ये इलेक्शंस। हारने वाला कहता है मैं मुझे हराया गया, जीतने वाले को परवाह ही नहीं है जी। तो मकसद कहने की ये है कि इस्लाहात होनी चाहिए। लेकिन आप सब ये जो इन्होंने अपने सवाल के अंदर एक इशू को हाईलाइट किया, नॉन पॉलिटिकल एलिमेंट्स की जो इन्वॉल्वमेंट है, ये एक बड़ा मेजर मसला बन गया अब इस मुल्क के अंदर। तो आपको मुस्तकबिल करीब में लगता है कि कुछ ऐसा होगा जिससे ये नॉन पॉलिटिकल फैक्टर्स इतना इवॉल्व ना करें और थोड़ा सा सप्रेस हो जाएं? हैदर हयात खान, मैं आपसे बताऊं कि पाकिस्तान में जो नॉन पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं वो तो सीधी बात है कि इसको तरफ लोग इशारा करते हुए ऐसे ही है। कायद आज़म के फौत होने के बाद 58 में देखें मार्शल लॉ लग गया, तो वही फोर्सेस आ गई, सिविल और मिलिट्री आपस में वहाँ पे आके एक हुए। तो सिविलियन साइड से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वो सारे के सारे उनके साथ मिल गए। पॉलिटिशियंस वो जाके खुशामद करके अपना काम निकालते हैं। अब यह है कि मिलिट्री माइट ज़रूरी है हमारे लिए, मुल्क के लिए मिलिट्री माइट ज़रूरी है। अगर आपकी मिलिट्री माइट ही नहीं होगी तो आपका काम नहीं होगा। इर्द गिर्द आपके काफ़ी हॉस्टिलिटीज़ हैं, तो उस हॉस्टिलिटीज़ को कोप अप करने के लिए सिविल मिलिट्री का एक बैलेंस भी होना चाहिए। और उसके लिए क्या चाहिए कि पॉलिटिकली इंसाइट किसी में भी नहीं है जी। आप देखते हैं मैं कभी किसी पार्टी में हूँ, कभी किसी पार्टी में हूँ, और इलेक्शन आने के बाद ये बातें अब तो बहुत आम हो गई। पहले छुपी हुई होती थी, अब हो रहा है साडिगल हो गई है। तो सीधी सी बात है जी, सीधी सी बात है। यही वहाँ हमारे बॉर्डर लेकिन आप सब वो जो साडिगल हो गई है वो हमें इलेक्शंस में नज़र तो नहीं आया। मतलब मियाँ साहब इतनी दूर से ट्रैवल करके पाकिस्तान आए, फिर एक नैरेटिव दिया गया साडिगल हो गई है। इलेक्शन से एक दिन पहले अखबारात में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मियाँ साहब आए भी नहीं, तो फिर क्या करने आए थे आपके ख्याल में मियाँ साहब इतनी दूर से? देखिए, अब इस मुल्क का मसला ही यही है, साडिगल हो गई है। फिर उसके बाद पाकिस्तान को नवाज दो, नवाज आएगा ठीक कर देगा मामला को, सबको ठीक कर देगा। हमको चाहिए नवाज था, दे दिया शहबाज, ठीक जी। उसके बाद फिर ये कि वो खुद कह के आए कि मैं लिख के देता हूँ, मैं वज़ीर आज़म चौथी बार वज़ीर आज़म बनूंगा। मैं आपको बताऊँ, मैं आई वॉज यंग, मैं अपने वालिद को ले जा रहा था गवर्नर हाउस, वो ओथ लेना था उन्होंने। तो उन्होंने कहा जब तक मैं ओथ ना लूँ तुम किसी को मत बताओ कि मैं ओथ ले रहा हूँ। इसमें क्या था उन्होंने मुझे बताया, लंबी बात है, मैं आपसे ज़्यादा अर्ज़ नहीं कर सकता। लेकिन ये देखिए, अ पर्सन हु इज़ गोइंग टू टेक ओथ, मैं उनके साथ हूँ, उनको छोड़ के आता हूँ और मुझे कहते बाहर जाके मत बताना किसी को कि मेरा वालिद चीफ मिनिस्टर का ओथ ले रहा है। मुझे कराची से फ़ोन आया कि भाई मुबारक हो। तो उनको समझ में नहीं आई बात, उन्होंने अपने आप को ख़राब करना था, ख़राब हो गए पॉलिटिकली। इनको अल्लाह ने ताकत दी है, उनका ताल्लुक यहीं से है जिसको इस्तेमार कहते हैं। ऐसे ही लीडरों की वजह से और ऑफिसरों की वजह से ये है कि क्योंकि उनकी से है तो अगर वहाँ पे करते, ये रोड की मैं बात करता हूँ, अगर वहाँ करते, आसिफ अली जरदारी जैसे भी थे, जैसे उसके बारे में लोग कहे, लेकिन उन्होंने पहले टेन्योर में अपने जब 18वीं तरमीम हुई, NWFB नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, अंग्रेज़ ने नाम तो दिया था लेकिन सूबे का नाम तो ये नहीं होता। उन्होंने वो नाम खैबर पख्तूनख्वा दे के पख्तूनख्वा उन्होंने नाम दिया, लेकिन मियाँ साहब ने अपनी तरफ से खैबर भी कहा कि नहीं ये भी डाल दो उसके अंदर, उन्होंने डाल दिया। तो वो किरप ख़त्म हो गई। अब वहाँ पे कॉन्फ्रेंस जो हैं उनको कम अज़ कम एक इशू का जो हो गया, रिड्रेस हो गया, तो वो उसके बाद उसकी बात नहीं करते। तो यहाँ से भी ऐसे होता, रोड हमको देते। मैंने शहबाज शरीफ साहब से कहा, मैंने कहा कि हम मोटरवे नहीं बनाओ, हमारे लिए हाईवेज़ बनाओ इसी स्टैंडर्ड की, डुअल कैरेज हो, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। हम काला रोड देखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक हो गया जी। हमारे पास रोड्स नहीं है जी। कुछ और सवाल जी पब्लिक ऑडियंस से जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अमातल्ला था, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से पार्ट 2 का स्टूडेंट हूँ लॉ का। तो मेरा नवाब साहब से क्वेश्चन ये है कि सर, जिस तरह हम देखते हैं कि पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था, तो अब ये जो 75 ईयर्स का टर्न्योर जो पाकिस्तान ने गुजारा, इसमें काफ़ी सूबों ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली, और कुछ सूबे जो हैं जिनमें डेवलपमेंट हुई लेकिन उस लेवल पर डेवलपमेंट नहीं हुई जिस लेवल पर होनी चाहिए थी। तो मेरा आपसे मेन क्वेश्चन ये है
क्या ये डेवलपमेंट ना होने की मेन वजह क्या थी? जो ट्राइबल एरियाज़ हैं और जो उनके ट्राइबल चीफ्स हैं वो हुकूमत को वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं करने देते, या वो हुकूमत के साथ मिलकर काम नहीं करना चाहते, या हुकूमत जो है वो ख़ुद ही इनके मामलात में इंटरफेयर नहीं करना चाहती। और मेरा जो दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो अब वहाँ पर आपके जो गवर्नमेंट बनी है बलूचिस्तान के अंदर, उसका क्या मोटो है कि वो बलूचिस्तान के लोगों के लिए, लोगों की फलाह के लिए और वहाँ पर डेवलपमेंट किस तरह करना चाहती है और किस तरह चीज़ों को आगे लेके चलना चाहती है? थैंक यू सर। बड़ी मेहरबानी आपकी जी। आपको अर्ज़ करूं कि ये गवर्नमेंट जो है, जो बनी है, पहले आखिरी सवाल का जवाब देता हूँ इनके, ये गवर्नमेंट वही करेगी जो पिछली गवर्नमेंट्स कर रही थी, ठीक है जी। उन्होंने कोई अच्छा नहीं करना, अच्छा करते तो हम आज इस हाल में नहीं बैठे होते जी। मुझे अगर बलूचिस्तान से यहाँ आना है, आपके लाहौर आना है, कराची जाना है, किसी और शहर जाना है, मुझे बहुत सोचना पड़ता है कैसे जाऊँ। ट्रेन अच्छी नहीं है हमारे पास, जहाज़ हमारे पास नहीं है, एयरपोर्ट्स नहीं है, जहाँ से जाना हो, कोयटा जाना होगा या सक्खर जाना होगा, ये सारी मुसीबतें हैं। अब मसाइल हमारे बहुत ज़्यादा है जी। सारा मसला ख़राबी किस चीज़ का है, इसमें सब वो है कि सब पे इल्ज़ाम आता है, मुझ पे भी आता है, आप पे भी आता है, आप स्टूडेंट रहे, हैदर हयात खान पे भी आएगा, ये होगा। बलूचिस्तान सबसे पहले तो ये सोचे कि बलूचिस्तान है क्या। 47 में आज़ाद हुआ तो ठीक था, एट पार था, कोयटा बहुत खूबसूरत शहर था, उसको लिटिल लंदन कहते थे, साफ़ सुथरा बेहतरीन। अभी आप जाके देख लीजिए क्या हुआ। ये तरक्की मैंने इससे पहले कहा कि इसमें सलीका नहीं है जी। खाने का भी सलीका होता है कि कोई तरीके से खाए, जिस दस्तरखान पे कपड़े ना ख़राब करे, मुंह से सालन ना गिर रहा हो, तो वहाँ पे यही होता है जी। फिर मास्टर ट्रेनर्स आते हैं, वो सिखा के चले जाते हैं। अंग्रेज़ के ज़माने में यही था, लेकिन अंग्रेज़ के ज़माने में वो इंतज़ाम सही था। हमारे एक चीफ मिनिस्टर ने, कौम परस्त ने, वो कहा, उन्होंने कहा कि जी बलूचिस्तान के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, जैसे हैदर साहब ने फरमाया, बिल्कुल मसाइल हद से ज़्यादा हैं। कंपाउंड मसाइल है। कंपाउंड से मुराद ये है कि हर दिन एक मसला, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट लगती है बैंक में, आप लोन लेते हैं, तो इसी तरह से कंपाउंड मसाइल, एक दिन अगर मसला हल नहीं किया आपने, नेक्स्ट डे वो 2 मसाइल के साथ बढ़ जाता है। तो वसाइल बिल्कुल कम हमारे पास का वसाइल नहीं है जी। वो वसाइल जो आते आते ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि फिर उन्होंने फरमाया कि जनाब हमारा सबसे बड़ा मसला बद इंतज़ामी है, हमारा सबसे बड़ा मसला बद इंतज़ामी है। तो मैंने उनसे सवाल किया, मैं फोरम में बैठा हुआ था ऑडियंस में, तो मैंने कहा जनाब आप ये तो बताएं डॉक्टर साहब कि मसाइल तो हमको पता है बहुत ज़्यादा है, वसाइल भी हमारे पास नहीं, कोई वसीला नहीं है हमारे पास, तो बद इंतज़ामी के लिए आप मुझे बताएं। मैं हैरान हूँ कि बद इंतज़ामी को ठीक करने के लिए कौन सा वसीला चाहिए, उसके लिए तो पैसा टका नहीं चाहिए होता है, उसमें तो आपको सलीका और हुनर चाहिए कि आप अपनी बद इंतज़ामी को ठीक करेंगे तो तरक्की भी करेंगे। कहने का मतलब ये है कि लोग यहाँ से जो बड़े ऑफिसर्स वहाँ आते हैं, उन्होंने बहुत कुछ सिखा दिया हमारे लोगों को भी। हम फिर क्या कहते हैं, मैंने कहा था जैसे पहले आपसे कि हमारी ज़मीन बंजर, खुश्क, बारिश पे कभी नहीं हुई, अब बारिश बहुत हो रही है जी। अभी आपको मैं बताऊं, पैसा जो आता है ठीक ठाक आता है, लेकिन उसमें फिर आपको पता है वो माँ का दूध है कि जी, जो हिलाल है हम पे कमीशन, माँ का दूध हिलाल हम पीते हैं, उसका कोई वो नहीं होगा। तो आप साहब वो जो आपने अप्रोच की बात की, मैं चाहूँगा मैं ब्रेक की तरफ जाने, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मुख्तसरन अगर आप वो वाक़या भी एक लाइटर नोट पे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दें, जो आपके वालिद साहब को आपके वालिद साहब के ड्राइवर ने जी, तो वो अप्रोच तो खैर सर्टनली प्रिवेल कर रही है हर जगह ही, लेकिन वो ज़रा वाक़या अगर आप शेयर करें। ऐसे जी, हैदर हयात खान बता रहे हैं, मैं किताब एक लिख रहा हूँ, उसमें ये होगा। मेरा एक ड्राइवर था, हमारा एक ड्राइवर था, उसके भाई को बीहेड किया गया था, गला काट के कत्ल कर दिया गया था। वो हमारे कबीले से ताल्लुक़ रखता था। बाबा ने मेरे उसका फ़ैसला किया और उसके बाद फिर वो छोटा भाई उसका मेंटली डिरेंज हो गया थोड़ा सा। ड्राइवर की आती थी इसको, जब बाबा स्पीकर बने उसको बुला के ड्राइवर लगा दिया सूबाई असेंबली में। उसके बाद जब वो चीफ मिनिस्टर बने तो उनको वो साथ अपने ले गए चीफ मिनिस्टर के पूल में भी, चलो हमारे साथ ही रहेगा। तो वो क्रैक था बेचारा, इतना पता था कि ये नवाब है, ये उसका बेटा है, ये फलाना है। तो एक दिन बाबा निकल रहे थे अपने ऑफिस जाने के लिए, तो उसने गाड़ी टेढ़ी खड़ी की हुई थी और वहाँ पे धोया हुआ तब गंद किया हुआ था। तो बाबा ने उसको जाते जाते थोड़ा सा झाड़ पे लगी, ये क्या करते हो, सही तरीके से काम करो। तो उसको बुरा तो लगा बेचारे को। जब बाबा गए, कॉन्वॉय निकल गया, तो मुझे कहता है यार गौस बख्श देखो नवाब साहब को, बादशाह आदमी है,
इसकी कच्ची नौकरी है, मेरी पक्की नौकरी है। कच्ची नौकरी और पक्की नौकरी का, ठीक है जी। तो ये तो दोबारा इलेक्शन जीत के आएगा तो वज़ीर आला बनेगा, तो मैं तो हूँ, मैं तो पेंशन भी लूँगा। तो हम फिर हंसते थे, उसको छेड़ते थे। बाबा भी बड़ा मेरा चीफ सेक्रेटरी था जी, जब मैं चीफ मिनिस्टर था, वो भी यही कहता था कि बस हौला रखो हाथ, ये अर्जी है। अब आप देख लें कि वो 22 ग्रेड का चीफ सेक्रेटरी, ये बेचारा ड्राइवर की पता नहीं क्या होती है, मुझे नहीं पता। तो ये सोच जो है, ये ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर हर जगह अब आ चुकी है। नीचे वाली सोच तो चलो समझ में आती है, जो ऊपर वाली से आ रही है, उसने मुझे फेल करने के लिए बड़ी कोशिश की। अल्लाह ने मुझे कुछ सलाहियतों से नवाजा है, मैं सीधा क्लियर निकल गया। तो वो सोच पंजाब से आई थी जी, तो उसमें आपका कसूर थोड़ी है। वो 22 ग्रेड पंजाब से आया था। फिर कहीं ना कहीं पंजाब आ गया ना, आपसे मुझे ब्रेक लेना है। नाज़िम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। सॉरी जी, फैक्ट्स के लिए हकीकत बोलना पड़ेगी, मुझे कोई इशू नहीं, मैं अभी भी बात करता हूँ। आप सब सवाल तो मेरे भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज का हमारा चूँकि स्पेशल एपिसोड है तो हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन स्टूडेंट साइड से लें। मेरा नाम राय महबूब अहमद है, नाज़िम इस्लामी जमीयत तलबा लॉ कॉलेज से। सबसे पहले तो नवाब साहब आपका शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें अपना वक्त दिया। आपकी सारी गुफ्तगू जो है वो सवालात की सूरत में मैंने आपके जवाबात सुने, और उसमें एक ही चीज़ आ रही है, मौरूद इल्ज़ाम सारी की सारी चीज़ का पंजाब को ठहराया जा रहा है। आपने ख़ुद जिक्र किया 18th अमेंडमेंट का, उसके बाद जो है वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट फॉर्मेट हुई, और उसके बाद इंसर्शन हुई जो है ना वो NFC अवार्ड की। तो सर मसला ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ने सारा फ्रेमवर्क दे दिया एक सूबे को, और एक जो हिस्सा है सूबे का बनता है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के मुताबिक पंजाब की आवाम को यही पता है कि जो सूबा बलूचिस्तान का हिस्सा है वो उनको पूरा का पूरा पहुंचता है। तो फिर क्यों जो है वो हर एक हमारे बलोची भाई के जहनों में यही चीज़ है कि आपका सारा कुछ जो है वो पंजाब खाता है। सर अब यहाँ हम ज़ेर तालीम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे बलोची स्टूडेंट्स को उनके हॉस्टल्स भी फ्री हैं, उनकी सारी तालीम फ्री है। हम पंजाब के स्टूडेंट्स उनका ख़र्चा यहाँ पे बर्दाश्त कर रहे हैं, हम फ़ीसें देते हैं, हम टैक्सेस देते हैं, सारा निज़ाम हमारा जो है वो यहाँ पे मौजूद है। दूसरी बात सर आपने जो है वो की कि जो सिस्टम है हमारा, सर क्या आपको ये नहीं लगता कि बजाय इसके कि आप पंजाब को मौरूद इल्ज़ाम ठहराएं, आपके अपने जो सियासतदान हैं बलूचिस्तान के, वो क्यों जो है वो इस चीज़ में नाहिल है, मैं नाहिल कहूँगा कि उनको अगर गवर्नमेंट मिलती है तो इस तरह से वो हाईजैक हो के जो है ना वो अपने मामलात हुकूमत को चलाते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी, बड़ी मेहरबानी जी। मैंने कभी भी पंजाब को जो है ना मौरूद इल्ज़ाम नहीं ठहराया, मैं आपको हक़ाइक़ बता रहा हूँ। इसके अंडरलाइन जो है ना वो आपको अगर समझ में आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है, वरना मैंने अगर आपने सुना। लेकिन एक ओवरऑल उनका ख्याल ये है ना, क्योंकि यहाँ पे भी मैं भी जब गवर्नमेंट कॉलेज में या पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हम रहे हैं, तो जो बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स हैं उनकी अप्रोच यही है कि उनका फ़ंड हम खा गए उनका सब कुछ, हमसे मुराद पंजाब के लोग खा गए। तो ये अप्रोच आप चलें नेशनल लेवल की बात करते हैं, पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो बलूचिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं वो वही बात करते हैं जिसका इशारा महबूब ये भी कर रहे थे। नहीं, मैं तभी तो कह रहा हूँ कि अगर ये हक़ाइक़ की बात नहीं करेंगे तो आगे नहीं जाएंगे, जो मसले का हल पता नहीं चलेगा। कभी तो हल निकाले ना जी। फेलियर पॉलिटिकल पार्टीज़ का है, सियासतदानों का। जैसे मैंने पहले आपसे कहा, अभी आपने कहा कि नालायक है बलूचिस्तान के लोग, बिल्कुल नालायक है जी। अगर आप ये कहते हो तो मैं भी इसको ले सकता हूँ कि आपने मुझे बेइज्जत किया, कि आपने मुझे नाअहल कहा, ठीक है। तभी इसलिए कह रहा हूँ कि हम जानते नहीं है। मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूँ, मैं केयरटेकर चीफ मिनिस्टर था। मैं अभी एक दोस्त से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जी आप उनके आदमी एस्टेब्लिशमेंट के, साबित कोई करके दिखाएगा तो फिर तो बात है, और अगर साबित नहीं कर सकते तो फिर बात नहीं करनी चाहिए। तो बहरहाल उसको छोड़ के आपको ये बताऊं कि बहुत पैसा आया, वो क्या कहते हैं 18वीं तरमीम के बाद सब कुछ है, तो खाते बिल्कुल ज़ाहिर है हम ही खाते हैं, हम थोड़ी है। आपको पता है बलूचिस्तान गवर्नमेंट कई बार पैसे लैप्स करती थी, ऊपर वालों ने उनको कहा था कि पैसे लैप्स वापस कर दो, तुमको इतना परसेंटेज हम देंगे। तो मैं अभी कहाँ जाऊँ भाई, वहाँ पे हर कुर्सी पे जो बैठा बंदा या आपके सूबे से उसका ताल्लुक़ है, मुझे पंजाबी से बिल्कुल कोई खिरब नहीं है। मैं वाहिद बंदा हूँ जो मैं समझता हूँ कि नहीं, सब इंसान है, यहाँ पंजाबी ख़ुद तकलीफ़ में है। हमारी नालायकी तो ठीक है, मैं जानता हूँ। तो आप वो लोग पकड़े ना
वो आपके जो लीडर्स हैं यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स, वो वहाँ के करप्ट लोगों को क्यों आगे लाते हैं? आपकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है ऐसे आदमियों को क्यों प्रमोट करती है? अभी हुकूमत की भी बात की थी कि हुकूमत क्या करेगी, एक दोस्त ने बच्चे ने पूछा, तो मैंने कहा कुछ नहीं करेगी, जो करते हैं वो लोग। बिल्कुल वही एपिसोड रिपीट होगा। मैंने कोई काम नहीं किया ऐसा, मैं सिस्टम से बाहर बैठा हुआ हूँ जी। ठीक हो गया। और सवाल जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमार ख़ान है, सेकंड सेमेस्टर पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल नवाब साहब से बलूचिस्तान के बारे में है। चूँकि मेरा ख़ुद अपना ताल्लुक़ बलूचिस्तान के एक पठान कबाइल जो है शेरानी से है, तो मैं चूँकि एक बॉर्डर पे रहता हूँ KPK और बलूचिस्तान के, तो सर मेरा क्वेश्चन बलूचिस्तान में होने वाली स्मगलिंग के बारे में है। पाकिस्तान में तकरीबन टोटल इस साल 2.63 बिलियन US डॉलर्स की स्मगलिंग हुई, तो उस वजह से पाकिस्तान को लॉस हुआ। मैं देखता हूँ जब मैं जॉब जाता हूँ, जॉब का सफ़र मेरे घर से तकरीबन आधा घंटे का है, मैं जॉब जाता हूँ तो वहाँ मुझे पेट्रोल का 1 लीटर 150 रुपये का मिलता है, जबकि जब मैं KPK में इंटर होता हूँ तो मुझे वही पेट्रोल जो है वो 250 का 300 रुपये का मिलता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है स्मगलिंग की वजह से। दूसरा जो खुरनोश मतलब खाने की चीज़ें हैं जो ईरान से स्मगल होके आती है, उनकी मद में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है पाकिस्तान को। रूल एंड लॉ नहीं है बलूचिस्तान में, उसकी क्या वजह है? और दूसरा सवाल ये कि चूँकि आप 3 महीने के लिए चीफ मिनिस्टर रहे थे 2013 में आसिफ अली जरदारी के टेन्योर में, तो सर आपने कोई ऐसा सेटअप बनाया था इस चीज़ को रोकने के लिए या नहीं? थैंक यू सर। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आप वहाँ से आपका ताल्लुक़ है, शिरानी है आप, ठीक है जनाब। तो मैंने बहुत कुछ किया। मैंने ऐसा था जो चल रहा था सिस्टम, उसको मैंने कट ऑफ कर दिया। कट ऑफ मतलब ये कि कुछ लेके काम करवा दो, ठीक है जी। तो ये पेट्रोल इसलिए अभी वो हो रहा है कि वहाँ बॉर्डर से आता है, पहले बॉर्डर ट्रेड होता था। बॉर्डर ट्रेड का मतलब वहाँ से कुछ सामान आया, यहाँ से फिर थोड़ा सामान उसके बदले में, ज़्यादा नहीं था। फिर बड़े बड़े स्मगलर्स दरमियान में आ गए, ठीक है जनाब। तो फिर आप जानते हैं, आप लोगों को जानते हैं, जिनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ गुजरती हैं, ले जाती हैं, तो चमन से जो चीज़ आती है या जो तफ्तान से ईरानी पेट्रोल डीजल आता है, तो सिस्टम तो वहाँ पे है ना, रोकने वाले क्यों नहीं रोकते उसको? रोकने वाले कैसे रोकेंगे नवाब साहब? यहाँ पे तो साबिक वज़ीर आला जो हैं उनके टैंकर्स हैं और मौजूदा वज़रा के टैंकर्स हैं, तो वो रोकेंगे तो उनके अपने घर का सिस्टम कैसे चलेगा? उन्होंने भी किसी को फंसाए हुए ना कोई उनके पास जिन है जो इनका मामला आगे चलाते हैं। मैंने ये काम नहीं किया तो मेरे बारे में तो ये बात कही भी जाती है, न खाता है न खिलाता है। नहीं, एक और बात भी, वो एक दिन हम एक महफिल में बैठे हुए कहते सारा खुद ही खा जाता है वो इसलिए किसी को नहीं लिया। सारा खुद ही। तो मैंने कहा ना, आप देख लो कि मैंने बहुत खाया है, तो मुझे सैरखोरी के बाद पेट ख़राब होता है तो मेरा पेट ख़राब नहीं हुआ तो ठीक है। वो चैलेंज है सारे पाकिस्तान को। लेकिन आप सब अभी मुख्तसरन ये बताई गई जो इशू है स्मगलिंग का जी, ये तो वाकई बहुत सीरियस है और हम हर साल अरबों डॉलर्स का हमें इससे नुकसान हो रहा है। तो इसको स्ट्रीमलाइन कर लेना बेहतर है या आप समझते हैं कि इसको बिल्कुल कट ऑफ करना है और किया जा सकता है? नहीं जी, देखिए छोटे पैमाने पे अभी आए हैं बड़े बड़े माशाल्लाह सर्द गर्म चुशीदा लोग हैं, हर कहते हैं हम सब कुछ जानते हैं, तो फिर इनको चाहिए कि इसको भी चैनलाइज कर दें। पेट्रोल वहाँ से सस्ता आता है, बहुत सस्ता। अब तो लाहौर तक आ रहे हैं, तो लाहौर के पेट्रोल पंप्स पे ईरानी तेल। लेकिन बलूचिस्तान में थोड़ा सा ये होगा, आप वहाँ पे अगर गए हैं तो वहाँ पे आपसे पूछ लेते हैं ईरानी तेल डलवाना है कि पाकिस्तानी डलवाना है। यहाँ पे माशाल्लाह पाकिस्तानी के पैसे लेके भी ईरानी तेल डल रहा है, लाहौर में भी अब ये कुछ। अस्सलाम वालेकुम जी। सर मेरा नाम मलिक अब्दुर्रहमान ककज़ई है। मेरा आपसे सर क्वेश्चन ये है कि आपका टेन्योर स्टडी करने का मुझे इत्तेफाक हुआ, तो सर उसमें देखा गया कि बलूचिस्तान के ओवरऑल टेन्योर में अगर देखा जाए तो आपका जो टेन्योर था 2013 में, तो वो बहुत बेहतरीन था। और सर लेकिन एक वजह ये भी थी कि आपने कोई अपने साथ मिनिस्टर नहीं रखा, तो इसकी वजह क्या थी सर? क्या यही आपकी कामयाबी का राज था? बिल्कुल जी, मुझसे यही सवाल बहन ही जो आप फरमा रहे हैं, मुझसे सवाल कर रहे हैं। मुझे एक बहुत बड़े ऑफिसर ने कहा जी कि आपकी कामयाबी का राज क्या था, तो मैंने उसको यही बताया कि मेरी कामयाबी का राज ये था कि मैंने कोई कैबिनेट नहीं ली। मिनिस्टर होते, मिनिस्टर काम नहीं कर सकता, आपको मैं बता दूँ ककज़ई साहब, मिनिस्टर खाता है पीता है, अपने आप को बनाता है, आगे के लिए सोच। ये एक ट्रेनिंग एक तरह की उसकी मिनिस्ट्री की, आगे शायद कभी बड़ा वो बड़ी पोस्ट मिले तो मैं आगे भी चलूँगा इस तरह से। तो वो अपनी लॉबी करता है, करप्शन करता है, और यहाँ जो करप्शन करता है उसके ऊपर कोई भी लॉ जो है उसके ऊपर नहीं हाथ डालता। आप लॉ स्टूडेंट से आप देखें, पढ़ते हैं दिस इज़ लॉ, दिस इज़ लॉ, दिस इज़ लॉ, व्हाट इज़ लॉ, व्हाट इज़ लॉ।
जब बाहर निकलते हैं आप तो कहते वेयर इज़ द लॉ, कहाँ है जी? व्हेन देयर इज़ नो लॉ देयर इज़ मार्शल्स लॉ, ये कहना है जी। मार्शल्स लॉ ये पुरानी हमारी मार्शल लॉ के बारे में नहीं है, बहुत पहले का ये एक उसमें है कि जहाँ पे वो अमेरिकन काउंटीज़ में मार्शल्स होते थे ना जी, तो यहाँ पे कहते हैं देयर इज़ नो लॉ दिस इज़ माय मार्शल्स लॉ, ठीक है जी। तो इस वजह से मैंने मिनिस्टर्स नहीं लिए, मुझे कोई गम नहीं था। मैंने खाना था तो मैंने खाया होगा, उसका वो दूंगा, क्या कहते हैं, अल्लाह को जवाब दूंगा। या कोई जाए, चैलेंज है मेरा ओपन, कोई जाए। मैं तो सिब्बी वापस चला गया। लोग जब चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो जनाब लाहौर पहुंचते हैं, इस्लामाबाद पहुंचते हैं, फिर दुबई पहुंचते हैं। अभी आप देख लेना कि कितने हमारे लोगों का नाम आएगा दुबई में, दुबई लीक्स जो है विलास में। जी हाँ, तो मेरा तो यहाँ घर नहीं है भाई, ठीक है ना। तो ये मेरी कामयाबी थी। फिर मेरी नाकामी उसने पूछा, मेरी नाकामी भी यही थी कि मैंने कैबिनेट क्यों नहीं ली। मेरे पास बड़े बड़े लोग, अभी क्या कहते हैं कि हैदर खान के चैनल पे वो ना हो, इस वजह से मैं कहूँ बड़े बड़े लोग मिनिस्टर लो। मैंने कहा छोड़ो यार, ये मिनिस्ट्री के काबिल नहीं है। मैंने डायग्नोज किया है, मुझसे पहले रईसानी की गवर्नमेंट थी पीपल्स पार्टी की, 65 का हाउस था, 64 जो थे मिनिस्टर्स और क्या कहते हैं एडवाइज़र्स और स्पेशल असिस्टेंट्स, ऐसे। तो बहुत बड़ा बोझ था। वो ब्लैकमेल भी करते थे क्योंकि मैं केयर टेकर था, मुझ पर इनका तो बोझ आया था, लेकिन मुझ पर बोझ नहीं आया क्योंकि मेरे कंधे मजबूत थे। मैंने साफ इनकार कर दिया, आपके पाकिस्तान में पावरफुल को अगर आप ना करते हैं तो उसकी सज़ा मुझे मिली, ये नहीं कि नहीं मिली, उसकी सज़ा मुझे मिली, लेकिन मैंने नहीं लिया। एक मेरे पास आए, ये होगा, मैंने कहा अगर बलूचिस्तान का मसला हल करवाना है, ये चुटकी बजाते मैं आपको हल करके देता हूँ, और मुझे अगर आप बोलो मैं जाता हूँ। लेकिन मुझे नहीं जाने दी गया कि इसका मतलब ये है कि बलूचिस्तान का मसला हल नहीं करना, ये मसला चलता रहे, पानी चलता रहेगा तो बराबर में चोरी करके पानी को ठीक हो गया, ज़मींदारी करेंगे आप, ठीक है जी। अगला सवाल जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुफियान अमान है और मैं लॉ कॉलेज में 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। नवाब साहब से मेरा ये सवाल है कि हम यहाँ पर मजलूमियत का रोना रो रहे हैं, गरीब क्या, सियासतदान क्या। सियासतदान कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट ने सारा मुल्क का जो है ये मामलात की वो ज़िम्मेदार है, और इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि सियासतदान जो हैं वो करप्ट हैं। तो हम कब इस ब्लेम गेमिंग से बाहर आएंगे? और दूसरी चीज़ ये है कि इक़्तिदार से पहले कहा जाता है कि हम इक़्तिदार में आके मामलात को हल कर देंगे, लेकिन जब इक़्तिदार में आते हैं, इख्तियार मिलता है, तो तब कहते हैं कि जो हमारे से पहले गुजर गए हैं उन्होंने बहुत बुरा हाल कर दिया है। तो इस ब्लेम गेमिंग से हम कब बाहर आएंगे और सियासतदान कब अपनी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ऑन करेंगे? ऐसे ही है जी, ब्लेम गेम तो है, लेकिन सच है ये। फिर हर कोई जब आता है अपने लिए अपना खड्डा खुद ही खोद लेता है, ठीक है जी। जितना उसमें हिम्मत होती है उतने खड्डे खोद देता है। तो सब के सब आते हैं, ऐसे ही सबका हाथ है मुल्क के इस हाल में आने में, इस बिगाड़ के आने में सबका हाथ है। कोई भी आता है अगले से वो नहीं कर सकता। आप मेरी मिसाल आपके सामने, अगर मैं करूँगा तो मेरी मैं बन जाएगी, मैं अच्छी बात नहीं होती है। मैंने जो काम किया एज केयरटेकर चीफ मिनिस्टर, मेरे जहन में था कि मैं काम करूँगा और मैं दिखाऊँगा कि फ़र्क क्या होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आंखें ऊँची हैं और कुछ नहीं। अजमल अजीज़ साहब के साथ मैं प्रोग्राम बैठा होता, अल्लाह बख्शे उनको, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप चीफ मिनिस्टर रहे हैं तो बलूचिस्तान में चीफ मिनिस्टर है, आपका कौन सा आइडियल था चीफ मिनिस्टर? मैंने कहा छोड़े न्याजी साहब, आइडियल अगर कोई अच्छा होता तो बलूचिस्तान का ये हाल होता जो अभी है बलूचिस्तान का हाल। तो वो कहते नहीं फिर भी कोई एक तो आपका आइडियल होगा। मैं चुप के बैठा थोड़ी देर के लिए, फिर मैंने कहा छोड़ो न्याजी साहब इस बात को। कहते नहीं नवाब साहब आप बताएंगे। मैंने कहा जी मोहम्मद ख़ान बारोज़ई मेरे वालिद का नाम। तो चलो अच्छा है, अच्छे बेटे की तरह आपने अपने बाप का नाम लिया। मैंने कहा नहीं, बेटे के लिहाज से नहीं, मैंने उनको काम करते हुए देखा, मैंने उनकी कॉपी की, मैं कामयाब हो गया। तो वो उन जैसा चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है जी इस तरह। लेकिन बारे फिर अच्छा चलो ठीक, ये एक। अब दूसरा अब कौन है उसके अलावा? आप तो मैंने कहा न्याजी साहब एक मुश्किल से बताया आपको, अभी दूसरा कहाँ से बताऊँ आपको? कहते नहीं नवाब साहब खामा दूसरा बताया। तो मैंने कहा दूसरा भी मोहम्मद ख़ान बारोज़ई। हंस के वो भी कहते बिल्कुल ठीक, मैं समझ रहा हूँ। मैंने कहा छोड़े इस बात को। अगर बलूचिस्तान के अगर लोग अच्छे काम करते हैं, हम तो बिल्कुल, हमको सबको मौका मिला, लेकिन मौके पे काम क्या किया? तो मेरे बाप का बड़ा नाम है जी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो मैं उन्हीं को, फिर मैंने कहा कि 20,000 तक जाओगे भी ना, 30,000 तक भी जाओगे, मैं मोहम्मद ख़ान बारोज़ई कहूँगा और कोई चीफ मिनिस्टर
यहाँ के लोग फ़लाना चीफ मिनिस्टर नवाब साहब, नवाब अकबर ख़ान, फ़लाना नवाब जी नवाब असलम ख़ान, फ़लाना ख़ान, ठीक है सब मोहतरम बड़े वो, लेकिन मैं बहरहाल इम्प्रेस नहीं हूँ किसी से। ठीक हो गया। मैं इम्प्रेस किसी से नहीं हूँ। अगर अच्छा काम करते तो हम भी ये बातें ना सुनते, वो खुद हमसे करवा के फिर बात वहीं पे आती है, घूम फिर के आते हैं मेरे पास आके। लेकिन अब हम घूम फिर के ज़रा पब्लिक की तरफ जाएंगे, वक्त की कमी है तो हम सवालात थोड़े से चाह रहे हैं कि एक दो और हम ले लें पब्लिक। अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ नायब वज़ीर, आई एम फ्रॉम फाटा वज़ीरिस्तान। सर मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर बलूचिस्तान में, मैं फाटा से हूँ तो फिर मुझे इसी चीज़ का अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि ये बलूचिस्तान में या फाटा में जो हो रहा है उसके बारे में मुझे अच्छी तरह पता है, क्योंकि हम लोग इसमें पले बढ़े हैं। मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर जो मिसिंग पर्सनस का इशू है, जो कि बहुत सालों से चल के आ रहा है, और साथ में जो दहशतगर्दी हो रही है बलूचिस्तान में, स्टेट किलिंग, जो टारगेट किलिंग होता है, सर इसका फाइनल सोल्यूशन क्या है? हम क्या करें? वो फाटा में हो या बलूचिस्तान में हो, दोनों साइड से टारगेट किलिंग होता है, मिसिंग पर्सन होता है। इसमें पॉलिटिकल जितने भी पार्टीज़ है वो सारे नाकाम हो गए हैं। ये क्यों नाकाम हो गए, और सर इसका सलूशन फाइनल क्या है? मतलब हम आगे क्या कर सकते हैं? अभी जो महरंग बलूच की शक्ल में जो लोग आए थे इस्लामाबाद में, उसको भी वो हकूक़ नहीं मिला, वो वापस लेके आए, लेकिन उसको वो हकूक़ नहीं मिला। सर मेरा सवाल ये है कि अब हमें क्या करना चाहिए? और दूसरा सवाल ये है कि सर आप बलूचिस्तान के मुस्तकबिल को किस अंदाज से देखते हैं? बहुत अच्छा सवाल है इनका जी। सबसे बड़ी बात यह कि जब मैं चीफ मिनिस्टर था तो मिसिंग पर्सन कोई नहीं था मेरे दौर में, ठीक जी। और टारगेट किलिंग के लिए भी मैंने कहा था कि अगर किसी को टारगेट करना है तो उसको अदालत में ले जाए, ठीक है जी, अदालत में ले जाए, पुलिस पकड़े उसको। लेकिन आपको पता है आपकी पुलिस और आपकी दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है वो किस तरह से काम करती है। तो अब ये महरंग बलूच जब आई है, बिल्कुल अच्छी बात है। उनको उसने आके, मैंने कहा था, प्राइम मिनिस्टर साहब थे हमारे कागड़ साहब, मैंने कहा, मैंने महरंग से बात करने की कोशिश की, महरंग ने मेरा टेलीफोन नहीं लिया। आपको ये बता रहा हूँ, आप देख लीजिए कि दोनों तरफ से ये मामलात सही नहीं चल रहे। मैंने उसको टेक्स्ट भी किया कि मैं फ़लाना बोल रहा हूँ, तो मैं शायद और कुछ नहीं है कि उनकी लूप में चला जाता, लेकिन उसने अटेंड नहीं किया, ना मेरा फ़ोन अटेंड किया, मैंने व्हाट्सएप पे कॉल की, उसमें अटेंड नहीं किया, फिर मैंने टेक्स्ट कर दिया कि हम वॉज मशवा रोज़ी कॉलिंग, ठीक है जी। तो बहरहाल मसला ये है कि इसमें मिल बैठ के काम कर सकते हैं, विजन के साथ और विल के साथ, तो फिर तो काम हो सकता है। समझते सब हैं, टारगेट किलिंग से काम नहीं होगा, मिसिंग पर्सन से काम नहीं होगा। जो स्टेट के साथ लड़ता है तो वो तैयार हो कि भाई स्टेट ताकतवर है। मैं जब चीफ मिनिस्टर था तो वहाँ धमकियाँ दी गई, इलेक्शन नहीं होने देंगे, हम लोग जो ना हालात को बिगाड़ देंगे इतना कि अगर इलेक्शन हुए तो हम रिज़ल्ट्स जो है ना वो भी छीन लेंगे। तो फिर आप देख लीजिए, अब इलेक्शन के दिनों में भी और उससे पहले भी लॉ एंड ऑर्डर क्लियर हो गया। मैंने क्या कहा था, मैंने जब पहली मीटिंग की IGP, IGFC और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, तो उन सबको मैंने कहा, जेंटलमैन आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू पीपल, मैं सिर्फ एक बात चाहता हूँ कि सेटल्ड सिटीज़ और मेटल्ड रोड्स, सेटल्ड सिटीज़ और मेटल रोड्स, आई वांट देम सेफ। बाकी पहाड़ों का मामला मैं जानता हूँ कि कितना जाता है। बिल्कुल ठीक, तो मामला ठीक हो गया जी। ठीक हो गया ना। सब टाइम बहुत कम है, आखिरी सवाल मुख्तसर, इसके बाद सोचेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ मोहम्मद अवैस, आई एम फ्रॉम बेसिकली बलूचिस्तान, डिस्ट्रिक्ट कोलू, डिवीज़न हमारा सेम है, CBA। तो सर अब हालात देख रहे हैं बलूचिस्तान में जो कश्मकश चल रही है, जो वहाँ की अवाम है वो हुकूमत से नाला है, और हुकूमत अवाम पे जो गंद फेंक रही है कि ये तरक्की नहीं होने देते। आप देखते हैं कि बलूचिस्तान जो रिच है मादनियात से, सोना भी वहाँ से निकलती है, हालांकि इतनी निकलती है कि हम वहाँ इनको माइन भी नहीं कर सकते। तो इतनी मादनियात, इतने ज़खायर होने के बावजूद एक रिच प्रोविंस को इतने बैकवर्ड रखने की ना अवाम खुश है ना हुकूमत खुश है, तो इसकी सुकून खुशियाँ कौन इंजॉय कर रहा है? और इसकी मतलब दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि आप ऐसा क्या कॉमन पॉइंट सजेस्ट करेंगे कि जिस पे अवाम और हुकूमत दोनों एग्री हो जाए? भाई साहब बहुत अच्छी बात है। आप जानते हैं, आप यहाँ आए हैं, लाहौर में बैठे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, ठीक है जी। यहाँ से आप विज़न ले, यहाँ से आप तरक्की की बात सोचें, यहाँ से अपने एटीट्यूड्स को अर्बन करें, रूरल ले रही है। बाप दादा उन्होंने नाम बहुत कमाया, आपको वर्थ दी, मुझे वर्थ दी, किसी और को दी। बाहर की फोर्सेस अपने अंदर की फोर्सेस भी लड़ाने में, हमको आपस में लड़ाने में वो करती है, क्या कहते हैं,
फंसा देती है और अपना काम निकाल लेती है। तो कम अज़ कम ये है कि हम इंसान हैं। मैंने जैसे पहले कहा कि कोई ब्लड जो है ना बलोच प्लस नहीं है, कोई ब्लड जो है पश्तून प्लस नहीं है, कोई ब्लड पंजाबी और सिंधी प्लस नहीं है, सब के सब इंसान है। ठीक है जी, इंसानी बात। अपने आप को अर्बनाइज करें, सोचें, इल्म हासिल करें। इल्म लाइट है, रोशनी है जी, तो फिर सब ठीक होगा। बलूचिस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं, आप जानते हैं अच्छी तरह से। आपके नवाब भी दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो साबित है उसमें अगर चाहें, अगर वो चाहें, हम अगर आपस में मिल बैठेंगे फिर तो काम बन सकता है। लेकिन फोर्सेस हमको लड़ाना चाहती है। देखिए डिवीज़न मेरा सिबी है, आप कोलू डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ है आपका। नवाब साहब का बाबा के साथ बड़ा अच्छा बचपन की दोस्ती थी, मेरा भी ताल्लुक़ था उनके साथ। लेकिन अब थोड़े से फैंग्स बन गए हैं। फैंग्स सांप के नहीं होते दांत जी, वो कौमियत परस्ती के। ठीक हो गया। तो हमको लड़ाने के लिए हर एक के साथ, पंजाबी को क्यों मारते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि एक गरीब आदमी को वो बस रोक के शनाख्ती कार्ड देख के मारते हैं। तो फिर क्या है, पठानों को भी मारा गया। आपको याद है मस्तूम का वाक़या क्या हुआ? तो मस्तूम पठान लड़ सकता है, इनको पता है सबको, हम एक दूसरे को जानते हैं, हम तो सेंचुरी से एक साथ हैं। तो हमको सोचना पड़ेगा, हमको सोचना पड़ेगा जो पढ़ लिख रहे हैं। ठीक है ना जी? ठीक है, नवाब साहब आखिरी सवाल लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम नवाब साहब। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज का पार्ट 2 का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर हम देखें, जैसे कि आपने भी बताया कि मिलिट्री माइट ज़रूरी है, और अगर मिलिट्री माइट की बात करें, हमारे जो कहते हैं इक्वल राइट्स की भी बात आती है यहाँ पे कि जो हमारा वफाक है, मरकज़ है, वहाँ से हर सूबे को इक्वल कहते हैं, वहाँ पर राइट्स दिए जाते हैं, उनको फ़ंड्स भी दिए जाते हैं। तो अब देखते हैं हम कि वहाँ पर जो भी जैसे कि आप कह रहे हैं कि सियासतदान हैं वहाँ के, तो वहाँ पर सियासतदानों को फ़ंड्स मिल जाते हैं, लेकिन वो आवाम को डिलीवर करने में बिल्कुल फेल रहते हैं। और अगर यहाँ पे बात देखी जाए तो आवाम जो पंजाब में हम जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, और हमारे साथ पश्तून भी हैं, बलोच भी हैं जो बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वहाँ पे अगर हम इसी सेंस में देखा जाए कि डिलीवरेंस बिल्कुल फेलियर की जानिब जाती है। तो इस्टेब्लिशमेंट भी है, फ़ौज भी है। हम देखते हैं कि जो बलोच बच्चे हैं और पश्तून बच्चे हैं और पंजाब बच्चे हैं, इनकी अगर सेंस ऑफ थिंकिंग देखी जाए तो देखते हैं हम कि वो बच्चे फ़ौज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा नफ़रत रखते हैं अपने दिल में, लेकिन हमारे दिल में उस तरह उनके लिए जो हम एक मुहब्बे वतन हैं, लेकिन हमें ये बताएंगे कि ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है, और उन्हीं सियासतदानों की डिलीवरेंस फेलियर की वजह से हम पंजाब के बच्चे और नई नस्ल इसकी भीड़ क्यों चढ़ती जा रही हैं। जज़ाकल्लाह। बड़ी मेहरबानी। सीधी सी बात है, बहुत आसान बात है। अगर इसके लिए मैं आपके साथ तो पूरी रात बैठ सकता हूँ, अगर 24 घंटे भी बात कर सकता हूँ। बहुत बड़ा इशू है, इतना इशू है कि बड़ा कि इसको हल करने के लिए बहुत सारे सीरीज़ हों। या तो आपको ये बताओ कि बिल्कुल सही है, हर जगह पे यही सिलसिला चल रहा है कि ये सब कुछ मिल रहा है। वहाँ पे सियासतदान हमारे नालायक नहीं हैं, हम पहाड़ों से आते हैं जी। मैंने पहले कोट किया, विजडम कम्स फ्रॉम माउंटेन। तो हमने कुछ जो ट्रेनर आए थे उन्होंने बहुत कुछ सिखा दिया, हम उनसे आगे सीख गए। आपको बता रहा हूँ कि जो पैसा लैप्स करके भी उस पर भी वो लेते हैं, परसेंटेज लेते हैं। ठीक है जी? तो असल में एक गवर्नेंस का सिस्टम बिल्कुल ख़राब है हर जगह पे। ना आपके पंजाब में बेहतर है गवर्नेंस सिस्टम, ना फेडरल गवर्नमेंट कभी। नेशनल इशू है जी, पूरे मुल्क का मसला है सारे का सारा। ठीक तो इसमें दुआ करते हैं कि आप लोग मिल बैठे, आप आपस में कम अज़ कम ना कोई बलोच बने, ना कोई वो बने, पाकिस्तानी बने, सब अपनी सोसाइटी को ऊपर ले जाएं। तो जो बच्चे वहाँ जाएंगे अपने घर को आपकी तरफ से बनाएंगे। और बिल्कुल ठीक हो गया। नवाब साहब, वक्त प्रोग्राम का बिल्कुल ख़त्म हो गया। कुछ और सवाल हम लेना चाह रहे थे, लेकिन अब वक्त की किल्लत की वजह से हम सवालात को मज़ीद ऐड नहीं करेंगे। उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम व्यूअर्स आपको पसंद आया होगा। हमने कोशिश की कि नेशनल इशूज़ को, बलूचिस्तान के इशूज़ को नवाब साहब के साथ डिस्कस करें। प्रोग्राम से मुतालिक अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।